दोस्तों, भारत आने वाले समय में 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव कर लेगा। साथ ही साथ लगभग देखा जाए 50% हमारी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से आएगी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं प्रयासों की, उन प्रयासों की जबकि हमें इकोनॉमी या फिर पर्यावरण को चुनने की बारी आती है, तो इसमें सरकार हमेशा जो है इकोनॉमी को, रुपए पैसे को ही हमेशा प्रायोरिटी देते आ रही है। ये चीज़ पता चलती है हमें इस न्यूज़ के माध्यम से। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट को ये छूट दे दी है। किस चीज़ से छूट दे दी है? इस प्रकार की जो डिवाइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, इसका पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो डिवाइस आपको दिखाई दे रही दोस्तों, इसको एफजीडी सिस्टम बोलते हैं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम बोला जाता है। सरकार कह रही है कि आपको इस सिस्टम को लगाने की ज़रूरत नहीं है, एफजीडी सिस्टम आप मत लगाओ। बहुत सारे ज़्यादातर प्लांट्स को इससे छूट दे दी है। एफजीडी सिस्टम का काम होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कम करना, जो कोयला जलाने से निकलती है और वायु प्रदूषण का बड़ा कारण होती है। आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों, हमारे देश में बिजली जो बनाई जा रही है ज़्यादातर, वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही बन रही। मतलब हम ज़्यादातर बिजली अभी बनाते हैं किसके थ्रू? कोयला के माध्यम से बनाते हैं। भारत में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं, लगभग 180। ये तो हम बड़े बड़े की बात कर रहे हैं। इसमें से भी 600 यूनिट्स हैं। अब केवल 11% यूनिट्स, मतलब लगभग 66 यूनिट्स को ही एफजीडी लगाना अनिवार्य किया गया है। इन्हें हम ए कैटेगरी में रखते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो कि नेशनल कैपिटल रीजन या फिर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में हैं। बस आप लोग ही पॉल्यूशन फैला रहे हैं और बाकी लोग नहीं फैला रहे हैं। सेकंड नंबर में जो आते हैं वो 11% पावर प्लांट्स हैं, मतलब कैटेगरी बी के हैं, जो कि क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया या फिर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के 10 किलोमीटर के अंडर में है। इनके लिए एफजीडी लगाना ज़रूरी हो भी सकता है और नहीं, ये कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब बाकी जो 78% बच गए हैं उनको सी कैटेगरी में डाल दिया गया है और इनको एग्जैम कर दिया गया है। एफजीडी आप मत इंस्टॉल करिए। मतलब लगभग 468 यूनिट्स ऐसी हैं जिनको बोला गया है कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो एफजीडी सिस्टम रहता है, इसको लेकर के जो नए कानून बने हैं वे एक स्पेशल कमेटी की सिफारिशों पर बेस्ड हैं, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? प्रिंसिपल साइंस एडवाइज़र अजय सूद। कैटेगरी ए के जो पावर प्लांट होते हैं इनको 2017 तक एफजीडी सिस्टम लगाना था, लेकिन उन्हें कई बार समय सीमा तो दे दी गई। अब बोले हैं दिसंबर आपकी लास्ट है, दिसंबर 2027 आपके लिए लास्ट है। बी कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए इनके लिए दिसंबर 2028 तक का टाइम दिया गया है। मतलब सीपीए मतलब अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र और एनएसी वे शहर होते हैं जो कम से भी कम 5 वर्षों से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पॉल्यूशन बस फैलाते जा रहे हैं। अभी तक भारत में सिर्फ 8% पावर प्लांट्स में से, मतलब 8% में ही एफजीडी लग पाया है। एफजीडी नहीं लगा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो एफजीडी इंस्टॉल कर सकती हैं। लागत बहुत ज़्यादा लग रही है, बिजली के दाम बढ़ सकते हैं और कोविड-19 के चलते चलते भी डिले हुआ है। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, अब कमेटी के बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये जो कमेटी बनाई गई थी तो कुछ इसने तर्क दिया। भारत में एसओटी का लेवल पहले से ही कम है, बोलना है कि ये एसओटी से कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। हमारे देश में जो लेवल है 10 से 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जबकि जो लिमिट है वो 80 की है। भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा कम होती है। एफजीडी लगे और बिना लगे एफजीडी वाले प्लांट में एसओटी का फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर बनने में एसओटी की भूमिका बहुत कम मानी जाती है। तो जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने बोला है कि हवा में सल्फेट बनने का डर
आप अपने मन से निकाल दीजिए। इसके अलावा उन्होंने 5,792 जगहों में से पार्टिकुलेट मैटर के सैंपल उठा करके देखा, जिसमें एलिमेंटल सल्फर की मात्रा बहुत कम थी, 8 माइक्रोग्राम घन मीटर थी, और इसी वजह से एफजीडी की उपयोगिता कोई महत्व नहीं रखती है। इसके अलावा ऊर्जा और पर्यावरण विशेषज्ञ कार्तिक गणेशन का कहना है सरकार को एफजीडी की लागत, इसकी कॉस्ट, इसके अलावा इसका जो बेनिफिट है, इसको दिमाग में थोड़ा अच्छे से बैठाना चाहिए। भारत में PM 2.5 का 15% प्रदूषण कोयले से आ रहा है, और ये फैसला वैज्ञानिक आधार पर बेस्ड नहीं है, बल्कि जल्दबाजी में लिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो रिसर्चर लोग हैं, जैसे कि CREA के रिसर्चर मनोज कुमार भी कह रहे हैं ये जो फैसला है वो ठीक नहीं है। उन्होंने बोला है कि पावर प्लांट का असर 200 किलोमीटर दूर तक पड़ता है, केवल ऊंची चिमनी लगाने से SO2 ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो तो जाएगा हवा में ही ना, और जहरीले कण के साथ में मिल जाएगा, फिर से बादल बनेगा और वो नीचे गिरेगा, जिससे फेफड़े और दिल की बीमारी बढ़ती है। चलते हैं दोस्तों साइंस वाली न्यूज़ की तरफ। पहला जो आर्टिकल देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हार्ड आर्टिकल है, क्योंकि हम लोग जो है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं रहते हैं। इसमें बायोलॉजी और जेनेटिक्स के टेक्निकल वर्ड्स हैं। इसको सरल भाषा में भी यदि हम समझेंगे ना तो भी हमको ये कठिन ही लगेगा। फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब DNA को कहना चाहिए चोट पहुंचती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारी कोशिकाएं दौड़ती हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करती हैं। उसी पर आधारित ये आर्टिकल है। अब बात करते हैं हमारा DNA कैसे करके ख़राब हो सकता है। एक रीज़न ये है, अल्ट्रा वायलेट लाइट से हमारा DNA प्रभावित हो सकता है। कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा DNA ख़राब हो जाता है। अब कोशिकाएं जल्दी से ठीक करने की कोशिश में लग जाती हैं। इसके लिए उसे कुछ रिपेयर प्रोटीन बनाना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि बनाएंगे तो नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं mRNA पढ़ने की प्रक्रिया में ब्रेक आखिर कैसे लगता है। इसको यहाँ पर हम समझते हैं। एक नई रिसर्च सामने आई है, ठीक है। नई रिसर्च यीस्ट एंड ह्यूमन स्किन के ऊपर ये प्रयोग किया गया है, जो बताती है कि जब DNA हमारा डैमेज होता है तो कोशिका सेल mRNA मतलब जो प्रोटीन बनाने का निर्देश दे रहा है, इसको पढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, ताकि रिपेयर प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए। इसमें 2 गार्जियन प्रोटीन एक ट्रैफिक लाइट की तरह काम करते हैं, हरे से लाल सिग्नल की तरह, जिस प्रकार से ट्रैफिक लाइट होता है। अब एक चीज़ और बोला जाता है, ठीक है, ये एक नई और छिपी हुई लेयर है जो DNA मरम्मत प्रक्रिया को संतुलित कर रही है, ना ज़्यादा और ना कम। ये एक स्मार्ट इवोल्यूशनरी तरीका होता है जिससे कोशिका जिंदा रह पाती हैं। अब बोला जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने 2 प्रोटीन पर हरा फ्लोरोसेंट टैग लगाया, जैसे यीस्ट में SCD6 लगा दिए, LSM14A लगाए इंसानों में, और अब उन्होंने अवलोकन किया, ठीक है। अब यहाँ जो अवलोकन हुआ है, इसका रिजल्ट क्या निकला? जब DNA को हाइड्रोक्सी यूरिया से नुकसान पहुँचाए हमने, तो ये प्रोटीन RNA ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे बिंदु जैसे ढांचे बना लेते हैं। इससे पता चलता है कि कोशिका इन ग्रेन्यूल्स में mRNA को अस्थायी रूप से रोक कर रखती है। अब अगला जो चैप्टर है यहाँ पर वो क्या है? RNA ग्रेन्यूल्स के अंदर SCD6 एंड SRS2 नामक एंजाइम के mRNA को पकड़ लेता है, जिससे SRS2 एंजाइम कम बनता है। ये कोशिका को फालतू SRS2 बनने से बचाता है। SCD6 नहीं होता तब SRS2 ज़्यादा बनता है और DNA मरम्मत में दिक्कत आती है। अब आगे बताया जा रहा है इंसानी कोशिकाओं में भी ऐसा ही हो रहा है। जब LSM14A प्रोटीन को हटा दिए
तो दो ऐसे एंजाइम ज़्यादा बनने लगे जो गलती भरा डीएनए रिपेयर करते हैं, मतलब LSM-14A डीएनए रिपेयर की गुणवत्ता बनाए रखता है। यूज़ की जब हम बात करते हैं, कैंसर और न्यूरो डीजनरेशन से इसका लिंक बताया जा रहा है। ये खोज कैंसर में मददगार हो सकती है। अगर आरएनए ग्रैन्यूल्स की प्रक्रिया को हम रोक देते हैं तो कैंसर कोशिकाएं कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि वे तनाव को झेल नहीं पाएंगी। टीम इसका न्यूरो डीजनरेटिव बीमारी जैसे अल्जाइमर में भी अध्ययन कर रही है। इसको हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि जब डीएनए को नुकसान होता है तो कोशिकाएं उसको सुधारती हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन ना बनाएं, मरम्मत करने वाला प्रोटीन का निर्माण ना करें। इसके लिए आरएनए ग्रैन्यूल्स बना देती हैं। ये ग्रैन्यूल्स कुछ एमआरएनए प्रोटीन को रोकेगा ताकि बैलेंस बना रहेगा। इस प्रक्रिया का यूज़ कर सकते हैं कैंसर में या फिर दिमागी बीमारियों के इलाज में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के क्रैश होने से रिलेटेड है, जो कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ था ये हवाई जहाज़। इसी पर आधारित अभी जांच पड़ताल हुई है, क्योंकि इसका जो ब्लैक बॉक्स है उसको रिकवर किया गया सबसे पहले तो। इसके बाद उसके डेटा को हम कैसे करके पढ़ेंगे। दूसरी बात ये है, ये जो ब्लैक बॉक्स हैं बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे, इसके बावजूद भी यहाँ से जानकारी उठाई गई है। लेकिन यहाँ से जो गलतियाँ निकल कर के सामने आई हैं वो कुछ हैरान कर देने वाली। कुल मिलाकर के अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसका सेकंड पार्ट आएगा। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की कि हादसे का मुख्य कारण क्या था। विमान ने जैसे ही लिफ्ट ऑफ किया, मतलब उड़ान भरी, ठीक 3 सेकंड के बाद दोनों इंजन की फ्यूल कंट्रोल स्विचेस ने रन से कट ऑफ की स्थिति में ऑटोमेटिक शिफ्ट कर लिया। मतलब रन मतलब इंजन को चलना था, कट ऑफ में चले गए मतलब इंजन हो गए बंद। ऑटोमेटिक कैसे हो गए, यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है। फ्यूल कंट्रोल स्विच, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईंधन नियंत्रण स्विच, ये इंजन को ईंधन मिलने या फिर बंद करने का नियंत्रण करता है। रन मतलब ईंधन चालू रहेगा, कट ऑफ मतलब ईंधन हो जाएगा बंद। दोनों स्विच के बीच केवल 1 सेकंड का अंतर था। इसके बाद इंजन का जो थ्रस्ट है धक्का कम हो गया और फिर दोनों इंजन बंद हो गए, जिससे विमान हुआ क्रैश। बात करते हैं कि कॉकपिट में पायलट्स ने क्या बात करी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार एक पायलट ने दूसरे से पूछा था, वाई डिड यू कट ऑफ, और दूसरे पायलट ने जवाब दिया, आई डिड नॉट डू सो। यानी दोनों पायलट स्विच ऑफ करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि ये गलती से हुआ है या फिर कोई टेक्निकल गड़बड़ी है। बात करते हैं आपातकालीन कॉल और क्रैश की। 30 सेकंड के बाद पायलट ने मेडे 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 कॉल दी, जो कि जानलेवा आपात स्थिति मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है। इसके तुरंत बाद विमान एयरपोर्ट के बाहर गिर पड़ा। समय था 1:39 पर 1:39 PM। इसके बाद सुरक्षा जांच और FAA सलाह की जब हम बात करते हैं, FAA मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन USA ने 2018 में एक एडवाइजरी जारी करी थी। बोइंग 787-8 के फ्यूल स्विच लॉकिंग फीचर में डिसएंगेजमेंट की संभावना है, तो डिसएंगेजमेंट हो भी गया। लेकिन ये मैंडेटरी निर्देश नहीं था, इसलिए एयर इंडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में 2023 के बाद कोई समस्या भी दर्ज नहीं हुई, जबकि थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया था। अब फिर अलग अलग टाइम बताया जा रहा है कि भाई पहला इंजन, बोला जा रहा है कि स्विच वापस रन में आ भी गए। 10 से 12 सेकेंड के बाद देखेंगे स्विच फिर से रन की स्थिति में लौट गए थे। जैसे फर्स्ट इंजन जो है ना 1:38:52 सेकेंड वाला जो इंजन था 1:38:54 PM की ही बात है।
इस दौरान एक इंजन थोड़ा सा रिकवर हुआ लेकिन दूसरा बंद ही रहा। फिर 139.11 PM पर ब्लैक बॉक्स का रिकॉर्ड हो गया बंद, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हो गया बंद। विशेषज्ञों की टिप्पणी की यदि हम बात करें तो अमित शाह जो कि एवियन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला है कि जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि स्विच जो लॉक होने चाहिए थे वे ऑफ कैसे हो गए, तब तक सच पूरी तरह से सामने नहीं आएगा। एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर जो एयर इंडिया का विमान पिछले महीने अहमदाबाद दुर्घटना में क्रैश हुआ था, उसका जो ब्लैक बॉक्स है, इसका डेटा यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की मदद से 11 दिन के बाद इंडिया में रिकवर किया गया है। ब्लैक बॉक्स जिसको बोलते हैं EAFR, इन्हेंस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। मतलब ऐसा उपकरण होता है हवाई जहाज़ में जो विमान की, हवाई जहाज़ की सारी टेक्निकल जानकारी, पायलट ने उस समय में क्या बातचीत किया था, इसको रिकॉर्ड करता है। मतलब दुर्घटना होने के बाद बहुत सारी जो कमियां हैं, बातचीत है, गलती है, वो समझ में आ जाती है हमको। लोगों ने सवाल उठाया कि ब्लैक बॉक्स डेटा डाउनलोड करने में इतनी देर आपने क्यों कर दी है। इसके अलावा हवाई जहाज़ में 2 ब्लैक बॉक्स थे और डेटा निकालने में देर पर संदेह जताया जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया है कि दोनों ब्लैक बॉक्स 24 जून को दिल्ली लाए गए। पहले वाला ब्लैक बॉक्स 13 जून को मिला था और दूसरा मिला था 16 जून को। इसका मतलब ये है मिलने के 8 से 11 दिन बाद उसको आपने दिल्ली लाए हैं। इसके अलावा बोला जाता है कि गोल्डन चेसिस ब्लैक बॉक्स का एक जैसा मॉडल होता है एंड डाउनलोड केबल्स, डेटा निकालने वाली तारें NTSB USA से मंगवाई गई थी जो कि 23 जून को भारत पहुंची। यही रीज़न है कि डेटा निकालने में देरी हुई, जैसा कि एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट से हमें पता चला है। AAIB के पास भारत में ही एक एडवांस ब्लैक बॉक्स लैब तो है जो कि दुर्घटना का डेटा निकालती है और उसका एनालिसिस करती है, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है कि भाई ये जो लैब है इतना ज़्यादा डैमेज्ड ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाल सकती थी या नहीं निकाल सकती थी। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्लैक बॉक्स मिले हैं, एक टेल सेक्शन में था और दूसरा था फॉरवर्ड सेक्शन, मतलब एक आगे और दूसरा पीछे। अब जो पीछे की तरफ था ना, ये सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। कॉकपिट माइक्रोफोन जो पायलट की आवाज़ रिकॉर्ड करता है, उसका मेमोरी कार्ड खोल करके देखा गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज था। जबकि आगे वाला ब्लैक बॉक्स सूट से ढका था, पूरा काला हो गया था, लेकिन अंदर से बढ़िया था और डेटा इसमें बचा हुआ था। ब्लैक बॉक्स से जो डेटा निकला है उसमें लगभग 49 आवर्स की उड़ान की जानकारी थी। 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें दुर्घटना से संबंधित बातचीत भी शामिल हुई है। रिपोर्ट में बोला जाता है कि रिकॉर्डेड ऑडियो और फ्लाइट डेटा का प्रारंभिक इनिशियल एनालिसिस कर लिया गया है। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ है दोस्तों, ये आई है अल्जाइमर्स डिसीज़ से रिलेटेड। अल्जाइमर्स डिसीज़ जो कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी होती है। इसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। ये इसका सबसे आम रूप होता है। इसमें इंसान की जो मेमोरी होती है, थिंकिंग होती है एंड बिहेवियर धीरे धीरे बिगड़ने लग जाता है। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और शुरू में इसके लक्षण हमको समझ में नहीं आते हैं। बात करते हैं अल्जाइमर्स का आखिर रीजन क्या हो सकता है। पहले जो हमारी समझ थी उसके हिसाब से शुरू में ऐसा माना जाता था कि जो 2 हानिकारक प्रोटीन होते हैं, एमोलाइड बीटा एंड ताऊ प्रोटीन, मस्तिष्क में जमा होने लग जाते हैं और नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एमोलाइड प्रोटीन दिमाग में चिपचिपी परत बनाते हैं जो स्मृति और सोचने की शक्ति को ख़राब कर देता है, जैसे कि हमने इसके पहले वाली इमेज में भी देखा था। अब न्यू जो खोज आई है दोस्तों, नई जो रिसर्च हुई है, इसमें बोला जाता है कि इसके लिए न्यूरॉन्स ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि माइक्रोग्लिया भी जिम्मेदार है। अब वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं कि माइक्रोग्लिया पर, मतलब ये मस्तिष्क की इम्यून सेल्स होती हैं। ये नॉर्मली मस्तिष्क में सफाई करने का काम करती हैं
एमोलाइट बीटा जैसी गंदगी को खा जाती हैं। लेकिन अल्जाइमर्स रोग में माइक्रोग्लिया ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और प्लैक्स जमा होते जाता है, मतलब जैसे शुरू में हमने देखे थे ना, परत टाइप की जमा हो रही थी। माइक्रोग्लिया में फैट जमा होने की नई भूमिका। प्रूडू यूनिवर्सिटी और भारत के प्रोफेसर गौरव चोपड़ा की लीडरशिप में हुए एक रिसर्च से पता चला है कि अल्जाइमर्स में माइक्रोग्लिया बहुत ज़्यादा फैट जमा कर लेती है, जिससे वे ठीक तरह से काम नहीं कर पाती हैं। इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है DGAT2, इसकी भूमिका सामने आई है। ये एंजाइम फैटी एसिड को ट्राइकीग्लाइसिरॉल में बदलता है जो लिपिड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। फिर अल्जाइमर्स जो होता है, इसके रोगी और चूहों में पाया गया है कि एमोलाइट प्लैक्स के पास की माइक्रोग्लिया में बहुत ज़्यादा लिपिड जमा हो गया था। बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा तो इससे क्या दिक्कत होगा, इसको यहाँ समझते हैं। यदि बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है और माइक्रोग्लिया जब एमोलाइट प्लैक के पास जाती है तो वे बहुत मोटी हो जाती हैं, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ब्लॉटेड, BLOATD। उनके अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स भर जाते हैं। इससे वे प्लैक को, मतलब जो गंदगी है काई जैसी जमा हो गई, वो साफ नहीं हो पाती। मतलब प्लैक मतलब ज़्यादा फैट, मतलब माइक्रोग्लिया कमज़ोर हो गया है और प्लैक बढ़ते जा रहा है, रोग भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम DGAT2 को रोकेंगे। वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर्स जैसे चूहों में DGAT2 को ब्लॉक करने की कोशिश करी, एक दवा, और एक है प्रोटेक लाइक डिग्रेडर जो केवल माइक्रोग्लिया में काम करेगा, इस्तेमाल किया। 1 हफ्ते के इलाज में एमोलाइट प्लैक 50% तक कम हो गई थी और नसों की हानि भी कम हो गई, न्यूरॉन्स डैमेज जिसको बोला जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ये इलाज इंसानों में सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर मेन चीज़ हो जाता है। प्रोफेसर दीपक नायर का कहना है ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। चूँकि ये अध्ययन चूहों पर हुआ है, इसे इंसानों पर लागू करने से पहले बहुत सावधानी जरूरी है। लिपिड ड्रॉपलेट्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं, ये तनाव में कोशिकाओं को बचाते हैं, लेकिन अल्जाइमर्स में ये रक्षा प्रणाली खुद नुकसान बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये भारत की 2 प्राचीन आबादी में हुई रिसर्च के ऊपर है। 2009 का एक रिसर्च पेपर है जिसका नाम रखा गया है रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री। ये लिखा गया था डेविड रीच, MIT हार्वर्ड और CCMB हैदराबाद। इसके अनुसार बोला जाता है कि भारत के ज़्यादातर लोगों की उत्पत्ति जो है 2 प्रमुख पुरानी जातीय जनसंख्या, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एनसेंट्रल पॉपुलेशन, से हुई है। अब उनके नाम यहाँ पर रखे गए हैं, एक है ANI और दूसरा है ASI। ANI का फुल फॉर्म होता है एनसेंट्रल नॉर्थ इंडियंस, मतलब इनकी विशेषता है पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के लोगों से आनुवंशिक रूप से इनकी नज़दीकी है। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप से इनका रिलेशन है। सेकंड में आते हैं एनसेंट्रल साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन। ANI से ये लोग अलग हैं और ये ईस्ट यूरेशियन मूल के माने जाते हैं। अब जैसे कि ANI एनएस्ट्री ये लोग नॉर्थ में पाए जाते हैं और जो ASI है एनसेंट्रल साउथ इंडियंस है, ये लोग साउथ में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पर गहराई से विश्लेषण किया जाता है एडमिक्सचर का, मिश्रित आबादी कैसे हो गई। बहुत सारे DNA के 500 से भी ज़्यादा सैंपल का अध्ययन किया जाता है सेंट्रल एशिया और नॉर्दर्न साउथ एशिया से। यहाँ से जो विश्लेषण आया है इसमें पता चला है कि ANI और ASI का भारत में 3000 से 4000 पहले आपस में मेल हुआ था। पहले उधर के अलग, इधर के अलग थे। भारत की आज की आबादी में ज़्यादातर इन दोनों नस्लों की एडमिक्स्ड एंसेंट्री है, मिश्रित वंशावली है। अब सब हो चुके हैं मिक्स।
कुछ दक्षिण भारतीय आदिवासी समूह एएसआई के प्रत्यक्ष वंशज माने जाते हैं, उन्हीं की फैमिली से माने जाते हैं। अब बात करते हैं एंशियंट एंड सेंट्रल साउथ इंडियंस की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब हम जाते हैं तो यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं AASI के असली वंशज हैं। ये लोग 60,000 साल पहले पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र से हमारे यहाँ आए थे, ईस्ट एशियन पैसिफिक रीजन से आए थे। ये समुदाय मुख्य भारतीय आबादी से काफ़ी सामाजिक रूप से या फिर आनुवंशिक रूप से थोड़ा सा अलग माना जाता है। इसके बाद हमारे देश में जैसे कि जानते हैं कास्ट सिस्टम चालू हो गया एंड जेनेटिक्स की बात करते हैं। रिसर्च में ये पता चला है कि भारत की जातियों के बीच में ANI और ASI एंसेंट्री का जो रेशो है वो अलग अलग है। जैसे अपर कास्ट की जब बात करते हैं 39% से 71% ANI, नीची जातियों की या फिर आदिवासियों की बात करते हैं तो इसमें ASI एंसेंट्री ज़्यादा है। जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था भारत में 2000 सालों से मौजूद है। इसमें अधिकार और संसाधनों का बंटवारा जो है असमान होता रहा है। ज़्यादातर आदिवासी जाति व्यवस्था के नीचे माने गए हैं और अभी भी हाशिए पर हैं। इसके बाद हैप्लोग्रुप्स वंश की पहचान के मार्कर। अब बोला जा रहा है कि 2003 में प्रोफेसर PP मजूमदार ने एक रिसर्च किया जिसमें बोला जाता है कि हैप्लोग्रुप्स मतलब जेनेटिक मार्कर्स, वंश चिन्हक जीन मार्कर, जो किसी समूह की पितृ या फिर मातृ वंशावली को दर्शाते हैं, इनकी तुलना से जाति और जनजाति के बीच में आनुवंशिक अंतर पता चलता है। ऊंची जातियों में कुछ एंसेंट्रल मार्कर बहुत कम, जबकि जनजातियों में हमको अधिक देखने को मिले थे। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये आई है पार्टिकुलरली राइस के ऊपर एक रिसर्च हुआ है। राइस पर आधारित एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि सामने आई है। बात करते हैं वैज्ञानिकों ने क्या किया है। वैज्ञानिकों ने धान के पौधे की एक पैनोप्टिक जीन मैप तैयार करी है, मतलब संपूर्ण जीन मानचित्र, मतलब पौधे की हर सेल का जीन लेवल पर विश्लेषण किया गया है। ये जो डिटेल्स है 8 हिस्से में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने धान का पौधा लिया, उसकी जड़, पत्ता, तना, फूल, बीज, सबका जीन हमने विश्लेषण किया है। तो यहाँ से 1.16 लाख कोशिकाओं पर रिसर्च हुआ है। इससे बहुत महत्वपूर्ण खोज निकल कर के सामने आई। इससे क्या पता चला है, उन्होंने देखा है कि कौन से जीन्स अभी एक्टिव हैं और DNA के कौन से हिस्से ओपन हैं जिन्हें पढ़ सकते हैं, मतलब जहाँ से कोशिका को निर्देश मिल रहे हैं। इससे हर कोशिका क्या काम करती है ये जानने में मदद मिली है। मतलब निष्कर्ष ये निकला है कि वैज्ञानिकों ने हर अंग, रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, सीड्स की कोशिकाओं का स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन किया है। कई ऐसे जीन्स पाए गए हैं जो जड़ों को बेहतर बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस को सुधारते हैं, पौधों में पोषक तत्वों का बैलेंस बनाते हैं। एग्रीकल्चर में इस रिसर्च का क्या महत्व हो सकता है। अब हम जान सकते हैं कि कौन सी कोशिकाएं किस ट्रैट से जुड़ी हैं, किन की क्या खासियत है। जैसे उपज से जुड़ी, पोषण से जुड़ी, ड्रॉट रेजिस्टेंस से जुड़ी एंड पेस्ट रेजिस्टेंस से जुड़ी। इससे बेहतर किस्म की धान विकसित करने में हमको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है।